नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2 सितंबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी का पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा यहाँ पर जो प्रश्न डिस्कस किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रश्नों की लैंग्वेज आपके पेपर के एकदम समान होती है। कई बार कुछ प्रश्नों के लिए हमें केवल कीवर्ड ही मिलते हैं और उसी कीवर्ड के अनुसार हम लोग यहाँ पर प्रश्न बना करके डिस्कस करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि उससे मिलता जुलता या जिस प्रकार से वो प्रश्न पूछा जा सकता है, उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर प्रश्न को लिख करके आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस करें। तो इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी और kvguruji.in दोनों पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अब ये प्रश्न भी कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मरु महोत्सव है ये आपके राजस्थान राज्य के जैसलमेर में मनाया जाता है। राजस्थान की बात हुई है तो कई सारे त्यौहार आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि हाथी महोत्सव जयपुर में होता है, गणगौर त्यौहार हो गया, उर्स महोत्सव जो कि अजमेर में लगता है, पुष्कर ऊंट मेला हो गया, कोलायत मेला है, बूंदी महोत्सव है, बाणेश्वर का मेला है। तो ये सारे हमारे राजस्थान के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि ग्राम पंचायत में सरपंच या फिर मुखिया का जो चुनाव है ये कितने वर्षों पर होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो आर्टिकल 243 का क्लॉज ई है उसमें इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होगा। अगर कोई भी पंचायत का सरपंच यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है तो किसी भी स्थिति में 6 माह के अंदर आपके दूसरी बार यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो महान्यायवादी है, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो आपका सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के अंतर्गत की जाती है और वर्तमान में के वेणुगोपाल हमारे सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 का संबंध किससे है। तो ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। आपको 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखने हैं कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था और इसी के जरिए जो आपके देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने रुपए की बीमा कवर का प्रावधान है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जिस व्यक्ति का यहाँ पर अकाउंट है, अगर उस व्यक्ति की डेथ होती है तो उस स्थिति में परिवार को 30,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। मेरा खाता भाग्य विधाता नारे के साथ में 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुआ था। 10 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा मिलती है। लॉन्च के दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। और अगर आप लोग रुपे डेबिट कार्ड का यहाँ पर यूज करते हैं तो 1 लाख का बीमा कवर मिलता है अगर आपका अकाउंट 26 जनवरी 2015 से पहले ओपन हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो यहाँ से हमारी दामोदर नदी निकलती है, जो कि आपके हुगली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि तमिल भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। 2004 में इसको दर्जा मिला था। हमारे देश में आपको टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं देखने को मिलेगी। सबसे पहली भाषा तमिल है, जिसको 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में यहाँ पर जोड़ा गया। एक और सिंपल सा प्रश्न कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा पाक स्टेट। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1974 से 78 तक,
इसी के पहले साल में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लागू किया गया है। शायद प्रश्न में इस प्रकार से पूछा गया था कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के कौन से वर्ष में लागू हुआ था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके पहले वर्ष में ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा वेद है जो कि कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इस वेद का नाम है यजुर्वेद। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे पर्णपाती वन होते हैं इसमें कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, दो प्रकार के पर्णपाती वन होते हैं। एक तो हमारा आर्द्र पर्णपाती वन है जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। एक आपका शुष्क पर्णपाती वन है जहाँ पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो अगर इनको अलग अलग पूछा गया होगा तो इसके अनुसार आप लोग टिक करेंगे। अदरवाइज अगर पर्णपाती वनों की बात करें तो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर होती है। पहले भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। खास तौर पे इन वनों में जो आपके वृक्ष पाए जाते हैं, इन वृक्षों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो बंबई में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि सरकार की कमाई से अधिक खर्चे को क्या कहा जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न ये भी आपका है। देखिए, इसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार की किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो कमाई है वो आपकी 100 रुपये की हो रही है और सरकार के द्वारा जो खर्चा है वो 110 रुपये का किया गया है, तो इसी को हम लोग राजकोषीय घाटा या फिर फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। एक आपका राजस्व घाटा भी होता है। राजस्व घाटा थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, या इसका मतलब है कि मान लीजिए आपकी सरकार ने 100 रुपये कमाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन किसी फाइनेंशियल ईयर में वो 90 रुपये ही कमा पाती है, तो यहाँ पर जो 10 रुपये का डिफरेंस है उसी को हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जानते हैं। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स में एक प्रश्न था कि अप्रैल 2022 में दानिश ओपन में किस खिलाड़ी ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। तो ये आपके आर माधवन के बेटे हैं। नाम इनका है वेदांत माधवन। तो आपको ये पता होना चाहिए, तैराकी के खिलाड़ी हैं वेदांत माधवन। और दानिश ओपन जो कि आपके कोपेनहेगन में हुआ था, उसमें पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल की तैराकी प्रतियोगिता में वेदांत माधवन ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जर्मन ओपन 2022 में कुनलाउत विदितसर्न ने पुरुष एकल में किस खिलाड़ी को हराया। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने हराया था लक्ष्य सेन को। किसे? हमारे देश के लक्ष्य सेन को हराया था। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कि पहले पूछा जा चुका है, कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट जो 2022 में हुई है, इसमें विक्टर एक्सल सेन ने लक्ष्य सेन को हराया है। यानी कि अगर हम लोग लक्ष्य सेन की बात करते हैं तो इन्होंने आपके इस साल 2 टूर्नामेंट के फाइनल में पार्टिसिपेट किया। हालांकि दोनों में हार गए, लेकिन इन्होंने आपको रजत पदक भारत को दिलाया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर 2 शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट का परीक्षण किया है। तो ये जो परीक्षण है वो आपके उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर की रेंज में किया गया और इसमें डीआरडीओ की मदद की है आईआईटी दिल्ली ने। तो ध्यान रखिएगा, प्रयागराज से विंध्याचल के बीच में इसका परीक्षण किया गया 100 किलोमीटर की दूरी में, और इसमें आपके डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे और आईआईटी के दिल्ली के साइंटिस्ट शामिल थे। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। तो देखिए, केमिस्ट्री में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कॉपर से अधिक क्रियाशील नहीं है। यानी कि रिएक्टिविटी टेबल की बात हो रही है और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर से नीचे सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं। एक तो हमारा सोना है, दूसरा यहाँ पर चांदी है। तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो रिएक्टिविटी टेबल से लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड यानी कि पारा, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और सोना। तो ये टेबल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 6 से 7 बार यहाँ से प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 आपको स्टेटमेंट दिए गए थे, सही वाला स्टेटमेंट आपको चुनना था। देखिए, पहले स्टेटमेंट में कहा गया था कि कार्बनिक यौगिक के जो बंध हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो भैया बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये मुख्य रूप से सह संयोजक बंध के जरिए जुड़े होते हैं। और मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ
कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की तो ये कमज़ोर होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरे में कहा गया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि सारे कार्बनिक यौगिक आपके जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अगर हम लोग कार्बनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, जैसे कि एथाइल एसीटेट, डाई एथिल ईथर हो गया, उसके बाद में डाई क्लोरोमेथेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, पेट्रोलियम है, तो इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अपक्रिया है, और एक ये वाली अपक्रिया आपको दी गई थी, यानी कि जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड है ये जब लेड नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करता है तो लेड आयोडाइड और आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, और ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो शायद आपको अब तक रट ही गया होगा, बहुत बार हम लोग इसके ऊपर प्रश्न कर चुके हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर इस प्रकार से विस्थापन होता है उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक बार होगा तो उसे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी देखिए कल या परसों ही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हड्डी को जोड़ने में, दीवार और छत की कोटिंग में, खिलौने के निर्माण में, फायर सुरक्षा सिस्टम में, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। खाना बनाने वगैरह में इसका उपयोग नहीं होता है। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं या 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो उसके बाद में आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपसे साइक्लोहेक्सेन पूछा गया होगा तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया होगा साइक्लोहेक्सीन के बारे में तो इसका फॉर्मूला होता है C6H10। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, जहाँ पर कार्बन आपके इस तरीके से रिंग शेप में जुड़े हुए हैं और हर कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो C6H12 होता है। वहीं पर अगर हम लोग साइक्लोहेक्सीन की बात करते हैं तो ये भी आपके सेम स्ट्रक्चर का होता है, बस इसमें आपके 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है कहीं एक स्थान पर, तो इसीलिए इसमें आपके 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, और ये हमारे साइक्लोहेक्सीन का फार्मूला है। फिजिक्स से एक प्रश्न पूछा गया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठे और मध्यमा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। अब कुछ जो हमारे विनोद टाइप के बच्चे थे उन्होंने 180 डिग्री कर दिया है, इसीलिए मैं आपके लिए इमेज लेकर के आया हूँ। देखिए, ये ऊपर आपका अंगूठा है और यहाँ पर नीचे मध्यमा है। अब कई बार आप लोग इमेज देखते हैं तो अंगूठा ऊपर होता है, एक उंगली इधर होती है, एक उंगली ऐसे करके होती है, तो उन्हें लगा कि ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, जबकि ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है हर उंगली के बीच में, तो उत्तर 90 डिग्री होगा। तो जो भी विनोद टाइप के लोग हैं कृपया इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लें। और आपको ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है इसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दूरी बढ़ती है तो बल यहाँ पर क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पदार्थ हमने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखा हुआ है तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो ज़्यादा काम करेगा। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की आपकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर दूरी बढ़ने के साथ में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय बल है वो आपका घटने लगेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी लेंस में अपवर्तन के पश्चात कौन सी किरण एक ही अक्ष पर रहती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आपतित और अपवर्तित किरण जो है ये आपको एक ही अक्ष के ऊपर देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जहाँ पर हमारी रे इंसिडेंट करती है वहीं से ये आपके रिफ्रैक्ट भी करती है। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा कि 3 रेजिस्टेंस हैं 10, 15 और 30 ओम के, इनको आपने समानांतर में जोड़ दिया है तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 1/R + 1 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आप सभी का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 ओम। अगला प्रश्न पूछा गया कि बादलों का जो रंग है वो सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे बादल होते हैं उसमें पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं।
तो जब आपके सूर्य का प्रकाश इन पानी की बूंदों के ऊपर पड़ता है तो इन बूंदों को वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, यानी कि जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम के सारे रंग हैं उनको ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं और इसीलिए यहाँ पर केवल सफ़ेद रंग बचता है और इसीलिए जो आपके बादल हैं वो हमको सफ़ेद रंग का दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अवतल दर्पण है आपके पास में कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर C है, यहाँ पर F है, तो आपने जो वस्तु है इसको फोकस के ऊपर रख दिया है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो रे है कुछ इस प्रकार से जाती है जो कि आपके अनंत पर जाकर के कहीं पर मिलेगी। हालांकि अगर आपने C के ऊपर रखा होता तो इमेज आपकी C के नीचे ही ठीक बनती, लेकिन आपने फोकस पर रखा है तो ये जो इमेज है वो अनंत के ऊपर बनेगी। जो आपकी इमेज है वो वस्तु से बड़ी होगी, रियल होगी और यहाँ पर उल्टी इमेज आपको मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 3 प्रतिरोध 6, 9 और 6 को समानांतर में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये भी सिंपल सा है, वही आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 2.25 ओम यहाँ पर आंसर आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ये और ज़्यादा सिंपल है कि यदि किसी चालक के लिए धारा का मान 2 गुना और प्रतिरोध का जो मान है वो आप लोग 3 गुना कर देते हैं तो पावर क्या होगा, P = VI होता है। B की जगह पर आप लोग 3B, I की जगह पर आप लोग प्रतिरोध नहीं होगा, वोल्टेज होगा, वोल्टेज को 3 गुना करते हैं तो यहाँ पर आपको मान बताना था तो P = VI हो जाएगा। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो 6P आएगा, 6 गुना यहाँ पर बढ़ेगा। अब आते हैं बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी में एक घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया था कि दांतों में सड़न कब होती है। तो देखिए दांतों में सड़न के 2 रीजन होते हैं। एक तो आपने पहले पढ़ा होगा कि जब हमारे मुंह का जो pH मान है वो आपका 5.5 से नीचे होने लगता है तो उस स्थिति में हमारे दांतों में सड़न होने लगती है। इसके अलावा जब आप लोग खाना खाते हैं और अच्छे से कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जो बचे हुए खाने हैं उनको खाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो आपके दांतों को अपरदित करते हैं और इसके कारण आपके दांतों में सड़न होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस F2 का जीनोटाइप अनुपात क्या था। तो ये अनुपात है 1:2:1। क्या है, 1:2:1 है। हालांकि ये प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछा गया था। अगर जीनोटाइप का अनुपात रहा होगा तो यही हो जाएगा। हालांकि एक लोगों ने बताया कुछ ग्रीन वाला एंगल इसमें पूछा गया था तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आंसर यहाँ पर होगा। कल रात वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि मेंडल का जो द्विहाइब्रिड संकरण है इसके F2 में फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा। तो ये आपका 9:3:3:1 होता है। एक प्रश्न बायोलॉजी से और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें चिकनी पेशी का प्रयोग होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे ये स्मूथ मसल होते हैं ये मुख्य रूप से आपके हॉलो ऑर्गन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका पेट हो गया, आपका आंत हो गया, आपका जो ब्लैडर है या फिर गर्भाशय है, वहाँ पर आपको ये मसल देखने को मिलेंगे। अब इनके अलग अलग स्थानों पे अलग अलग काम भी होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर इनका मुख्य रूप से काम होता है ब्लड प्रेशर और आपके खून के बहाव को कंट्रोल करना या फिर उनको मेंटेन करना। अगर हम लोग फेफड़ों की बात करते हैं तो ये आपके रास्तों को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंतर्गत तो यहाँ पर ये आप लोगों के न्यूट्रिशन के कलेक्शन में और न्यूट्रिशन के मोटिलिटी में काम करते हैं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया होगा उसी के अनुसार इस प्रश्न को आप लोग अटेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है जो भी मुझे प्राप्त हुए थे। इसके अलावा भी जो प्रश्न आपको याद हैं वो आप लोग नीचे कमेंट में या व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं, जिससे PDF में उनको इंक्लूड कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।